हाय स्टूडेंट, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी में हमने क्या पढ़ना है। स्टूडेंट, बात इस तरह है कि मैंने इससे जो प्रीवियस आपको टॉपिक पढ़ाया है जिसका नेम है क्रॉसिंग ओवर, और उससे पहले मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था जिसका नेम है जीन लिंकेज। तो मैंने बताया था कि जीन लिंकेज जो है उससे रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कम होती है, क्रॉसिंग ओवर से रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। अब ये रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी क्या है? ये है कि परसेंटेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेशन गैमेट, कि हमारे पास जब दो क्रोमोसोम ओवरलैप करते हैं तो उनके दरमियान कितनी रिकॉम्बिनेशन होती है, उसकी परसेंटेज क्या है या उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, उसको हम क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। तो आप तमाम स्टूडेंट ने इसको ज़रा बड़े गौर से समझना है और बड़े एहसन तरीके से आपने इसको जो है सीखना है। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को फाइंड करने का ये फार्मूला जो है ये आपको पता हो कि रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू रिकॉम्बिनेशन टाइप डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल कॉम्बिनेशन मल्टीप्लाई बाय 100। ये फार्मूला आपको बहुत अच्छी तरह जो है ये याद होना चाहिए। और वैसे जो है इस तरह के क्रिटिकल पॉइंट होते हैं न्यूमेरिकल टाइप बायोलॉजी के अंदर जो आपको आने चाहिए कि पेपर को आपने कैसे सॉल्व करना है, ये एमसीक्यूज कैसे सॉल्व करने हैं। ठीक है जी। लें जी स्टूडेंट, बात इस तरह है कि मेरे पास ना फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, उसमें ये दो क्रोमोसोम हैं। समझ आ रही है? एक एक चीज़ को समझना है ताकि आपको रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी की क्लियर कट समझ आ जाए। ठीक है जी। लें जी, मेरे पास ना ये जो है ये हो गया जी मेल, और मेल की बॉडी के अंदर दो क्रोमोसोम। ये हो गया जी फीमेल, फीमेल की बॉडी के अंदर दो क्रोमोसोम। मेल और फीमेल की बॉडी के अंदर दो दो क्रोमोसोम हैं और ये डाइप्लाइड है। ठीक है। लेकिन इंसान की बॉडी के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46। तो तब उसको क्या बोलते हैं? डाइप्लाइड। और जब हैप्लाइड हो तब कितने क्रोमोसोम होते हैं? 23। ठीक है। इसमें दो क्रोमोसोम, इसमें दो क्रोमोसोम। अब आपको पता है कि एक सेल में दो क्रोमोसोम है, तो जब उससे गैमेट फॉर्मेशन होगी तो गैमेट फॉर्मेशन में कितने कितने क्रोमोसोम आएंगे? एक एक, हाफ हाफ आएगा। ठीक है जी। यहाँ पे स्टूडेंट इसको ज़रा देख लें कि ये मेरे पास एक सेल है, इसमें है दो क्रोमोसोम। दो क्रोमोसोम के बाद जब इसमें मियासिस होती है तो मियासिस के बाद इससे दो सेल नहीं बनते बल्कि कितने बनते हैं? चार। और चारों के चारों क्या होते हैं? हैप्लॉइड। ये मेरे पास एक सेल, दो, तीन, चार, और चारों हैप्लॉइड हैं। तो इसका मतलब है कि एक डाइप्लॉइड सेल से कितने हैप्लॉइड गैमेट बनते हैं? चार। ठीक है जी। ले स्टूडेंट, ये है मेल। मेल के एक क्रोमोसोम में ये जेनेटिक मेकअप है और उसके होमोलोगस क्रोमोसोम में ये जेनेटिक मेकअप है। फीमेल के एक क्रोमोसोम पे ये जेनेटिक मेकअप है, उसके दूसरे होमोलोगस पे ये है। तो मुझे ये बताएं कि दिखने में मेल जो है ये होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस? हेट्रो। और ये क्या है? होमोजाइगस। अब ये होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस का कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको चैप्टर के स्टार्ट में बताया था। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी, ये हो गया हमारे पास होमोजाइगस। होमोजाइगस के बाद नेक्स्ट जो है ये हो गया जी हमारे पास हेट्रोजाइगस। ले जी स्टूडेंट, ये जो है हमारे पास बन गया कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन के बाद आपको पता है कि जब भी गैमेट फॉर्मेशन होनी है तो गैमेट फॉर्मेशन से पहले एक मैकेनिज़्म होता है जिसको हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। और क्रॉसिंग ओवर के बारे में आपको थोड़ी देर पहले मैंने बड़ी डिटेल में बताया है कि क्रॉसिंग ओवर कैसे होती है। अब ये जो आपके पास सेल है ना, इस सेल से बनने हैं गैमेट, इससे बनने हैं गैमेट। ठीक है जी। और एक डाइप्लॉइड सेल से चार गैमेट बनने हैं। देखें, पहले गैमेट में एक क्रोमोसोम, दूसरे में एक क्रोमोसोम, तीसरे में एक क्रोमोसोम, चौथे में एक क्रोमोसोम। ठीक है। तो मैं इसके नंबर लिख देता हूँ। गैमेट नंबर 1, गैमेट नंबर 2,
गैमेट नंबर 3, गैमेट नंबर 4। अब मुझे ये बता सकते हैं कि इसमें से कितने गैमेट रिकॉम्बिनेंट हैं? 2। कौन कौन सा? 2 वाला और 3 वाला। पहला भी पेरेंटल है और 4 वाला भी पेरेंटल है, ठीक है। ये कैसे आपको पता चला? मैंने कहाँ पे पढ़ाया है? क्रॉसिंग ओवर के अंदर। और ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट जो है फीमेल की बॉडी है। जब आप फीमेल की बॉडी के अंदर देखेंगे तो फीमेल की बॉडी के अंदर भी गैमेट फॉर्मेशन से पहले क्रॉसिंग ओवर होगी। अब देखिए, स्मॉल भी ऊपर चला जाए, स्मॉल भी नीचे आ जाए, कोई चेंज आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि है ही वो है। सॉरी, ये मैंने अपोजिट लिख दिया है, ठीक है। ये जो है ये हेटेरोजाइगस है, हेटेरोजाइगस, और ये क्या है? होमोजाइगस, ठीक है जी। अब देखिए, इधर से स्मॉल ऊपर चला जाए, उधर से नीचे आ जाए, मतलब जिस तरह का मर्जी आप कॉम्बिनेशन बना ले, कॉम्बिनेशन बनाने के बाद आपके पास ना लास्ट पे एक ही तरह के गैमीट बनेंगे। समझ आ रही है? मतलब कि देखें ना, स्मॉल भी नीचे से ऊपर चला जाए, ऊपर से नीचे स्मॉल भी आ जाए, फ़ायदा, बात तो वही ही है। तो हमारे पास फीमेल के अंदर कितनी तरह के गैमेट बने हैं? एक तरह के। मेल के अंदर कितनी तरह के बने हैं? 4 तरह के, ठीक है जी। अब क्या होगा कि अब हमने ना इनका आपस में कराना है क्रॉस। आपको पता है कि जब फीमेल की बॉडी के अंदर गैमेट एग बन गया, मेल की बॉडी में स्पर्म बन गया, तो बनने के बाद अब इनके आपस में जो है क्रॉस होगा। क्रॉस जब आपने करवाना है ना, तो स्टूडेंट मेरी बात को ज़रा गौर से सुनना है। सबसे पहले हम इसका क्रॉस जो है वो करवाते हैं इससे। जब इसका इससे क्रॉस हुआ तो कैपिटल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, ये हमारे पास पहला कॉम्बिनेशन बन गया। कैपिटल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। समझ आ गई है? उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है इसका इसके साथ होगा जब, तो कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? उसके बाद अगला तीसरा जो है स्मॉल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी, इधर से वही कॉम्बिनेशन ए और बी। लास्ट वाला ए और बी, लास्ट वाले के साथ ए और बी के साथ मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये आ जाएगा। अब मेरे पास टोटल 4 ऑर्गेनिज्म पैदा होते हैं, चारों के चारों डाइप्लाइड हैं। मुझे ये बताएं, पहले वाला पेरेंटल है या रिकॉम्बिनेंट है? पेरेंटल। किसकी तरह का? मेल की तरह का या फीमेल की तरह का? मेल की तरह का, ठीक है। ये क्या है? रिकॉम्बिनेंट। ये क्या है? रिकॉम्बिनेंट। ये भी क्या है? रिकॉम्बिनेंट। ये क्या है? पेरेंटल है, लेकिन मेल की तरह का, फीमेल की तरह का, फीमेल की तरह का, ठीक है। इसका मतलब है मेरे पास 4 ऑर्गेनिज्म पैदा हुए हैं, 2 पेरेंटल हैं और 2 रिकॉम्बिनेंट है। अब यहाँ पे ज़रा गौर से सुनना है। अब मैंने ना फाइंड करना था रिकॉम्बिनेशन। मैं ना इस चीज़ को, अब ये मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ तक सारी समझ आ गई आपको या नहीं आई? अब मैं ना आपको ज़रा थोड़ा सा इसको बताता हूँ कि मेरे पास ना ये 2 जीन थे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है जी आई ब्लैक, ठीक है जी, और ये है जी हेयर ब्राउन, ठीक है। और इसके साथ ही आई ब्लैक था, आई ब्लू, पता है ना, होमोलोगस क्रोमोसोम पे बिल्कुल एक ही जैसा। हेयर ब्लैक, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि हेयर ग्रे, ठीक हो गया जी। मतलब अब मुझे ये बताएं कि इस क्रोमोसोम पे जस्ट 2 ही एलील हैं? नो, बेशुमार एलील हैं, लेकिन हमने तो जस्ट 2 ही लिखी हैं। इसके दरमियान भी बेशुमार एलील हैं, लेकिन हमने जस्ट कितनी लिखी हैं? 2। ऊपर कौन सी है? आई ब्लैक, और नेक्स्ट कौन सी है? हेयर ब्लैक। इसके अपोजिट आई ब्लू और इसके अपोजिट हेयर ग्रे, ठीक है। हमने ये देखना है कि जब इनकी आपस में रिकॉम्बिनेशन हुआ है तो कितने % चांस हुआ है रिकॉम्बिनेशन का। मतलब मेरी बात को ज़रा यहाँ पे स्टूडेंट गौर से सुनिएगा। 2 क्रोमोसोम हैं, जब ये दोनों ओवरलैप करते हैं ना, तो मैंने आपको बताया था जीन लिंकेज में, इसको ज़रा गौर से, इस पॉइंट को ज़रा गौर से सुनना है। अगर आप समझ गए ना तो समझो कि सारा पॉइंट, ये मेरे पास ना फॉर एग्जांपल ये एक क्रोमोसोम है, इसमें जीन 1, जीन 2, जीन 3, जीन 4। अब जब इसका दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम इसके साथ ओवरलैप करेगा ना, करने के बाद अगर इधर से इधर अलील ट्रांसफ़र होती हैं, तब जब इनके दरमियान डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि मैंने बताया था जीन लिंकेज में जितने जीन एक दूसरे के नज़दीक होंगे क्रॉसिंग ओवर उतनी ही कम होगी, जितना इनका डिस्टेंस ज़्यादा होगा क्रॉसिंग ओवर उतनी ही ज़्यादा होगी। इसका मतलब है कि रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है? डिस्टेंस के ऊपर, कि एक दूसरे से कितना दूर हैं जीन।
देखें एक ये जीन 1 है और ये जीन 4 है, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा है तो ये आपस में लिंक्ड भी कम है। 4 किसके साथ लिंक्ड है? 3 के साथ। ठीक है जी, यहाँ पे सुने ज़रा। अब हुआ इस तरह कि जब मेरे पास 4 तरह के ऑर्गेनिज्म बन गए ना, मैंने फ़र्ज़ किया सपोज्ड वैल्यू है, ठीक है, मैंने किया हाँ जी 4 ऑर्गेनिज्म बने, 4 तरह के ऑर्गेनिज्म बने। कितनी तरह के? 4। उनमें से जो 10 हैं ना वो इस तरह के हैं, 10 जो हैं वो इस तरह के हैं, और 40 जो हैं वो इस तरह के हैं, और 40 ही इस तरह के हैं। मैंने सपोज किया है 10 इस रिकॉम्बिनेशन के हैं, मतलब इस रिकॉम्बिनेशन मतलब कैपिटल ए आई ब्लैक, साथ हेयर का कलर क्या है? ग्रे। ठीक है, स्मॉल बी को मैंने हेयर ग्रे कलर कहा था ना, तो ये इधर। इसी तरह इसमें देखें स्मॉल ए को क्या कहा था? आई ब्लू, और कैपिटल बी क्या है? हेयर ब्लैक। ठीक है, तो बाकी तो इसका कॉम्बिनेशन पेरेंट वाला ही है। ठीक है जी, तो स्टूडेंट इस तरह हुआ कि जब हमने ना इनको बता दिया कि इतनी इतनी वैल्यू है, अब आपको ये मैंने बताया हुआ है फार्मूला इसका कि रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू रिकॉम्बिनेशन टाइप। मुझे ये बताएं कि हमारे पास अगर मैं इसको रेज करके यहाँ पे फार्मूला है, फार्मूला में यहाँ पे आता है जी 100। मुझे ये बताएं कि जी रिकॉम्बिनेशन टाइप आपके पास टोटल कितनी आई हैं? 10 और 10 20 हो गए। तो मैंने बताया कि रिकॉम्बिनेशन टाइप आपने लिखनी है, आपने लिखना है जी 20 रिकॉम्बिनेशन टाइप है। सम ऑफ ऑल कॉम्बिनेशन, ऑल कॉम्बिनेशन में क्या है? 40 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 40। ठीक हो गए, टोटल कितने हो गए? 100। आपने ये वैल्यू 100 रखनी है क्योंकि परसेंटेज की बात कर रहे हैं ना। ठीक है, अब देखें जब आपने ये टोटल कर ली ना, जब आपने टोटल की तो टोटल क्या हुई कि 100 मल्टीप्लाई बाय 100, 100 के साथ क्रॉस हो गया तो पीछे रह गया 20। हमारे पास 20% चांस था रिकॉम्बिनेशन हुई है। कितना चांस है? 20%। समझ आ रही है? अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि कभी कभी हम परसेंटेज 100 में से लेते हैं और कभी कभी हम बताते हैं इसी वैल्यू को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। 0.2 चांस है। 0.2 चांस का मतलब होता है जब आपने 20% बोला तो वैल्यू आपने ली थी 100 से, जब आपने 0.2 लिया तो वैल्यू ली है 1 से, और जब आप 1 से वैल्यू लेते हैं तो इसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी। अब हुआ इस तरह कि मैंने एक क्रोमोसोम ये बना लिया ऊपर वाला और नीचे जो है ये वाला। अब आपको पता है कि ये मैंने मेल के बनाए हैं, फीमेल के नहीं बनाए। फीमेल तो है ही होमोजाइगस थी, ये जो मेल है ये है हेटेरोजाइगस। ठीक है, अब दो मतलब मेरे पास जीन की मैं बात की थी, आई ब्लू की और हेयर ब्राउन की, ब्लैक की। इनमें देखा कि इनके दरमियान कितना चांस है? 20%। कितना है? 20%। अब मेरी बात को जरा और से सुनना स्टूडेंट, यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात। कितना चांस है? 20। इसको हम 20 cm सेंटी मॉर्गन भी कहते हैं, और इसको हम 20 मैप यूनिट भी कहते हैं। ठीक है, अपार्ट मैप यूनिट, जेनेटिक मैप यूनिट भी कहते हैं। 20 मैप यूनिट है हमारे पास। अब मैं यहाँ पे ना मेरी एक स्टेटमेंट को ज़रा गौर से सुनना है। मैंने आपको ये बताया कि जितनी रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा होगी डिस्टेंस सेंटर में कम, सॉरी ज़्यादा, डिस्टेंस सेंटर में ज़्यादा, जितनी रिकॉम्बिनेशन कम होगी डिस्टेंस, समझ आ गया? रिकॉम्बिनेशन कम डिस्टेंस कम, रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा डिस्टेंस ज़्यादा। देखें जी, इसको ज़रा मैं ना आपको और क्लियर करवाने के लिए इसको थोड़ा सा और समझाऊं। देखें, अगर मेरे पास मैं कहता हूं जी रिकॉम्बिनेशन ऑर्गेनिज्म आए हैं जी 25, कितने हैं? 25, बाकी 25 किस तरह के हैं? पेरेंट की तरह के। तो सम ऑफ ऑल कॉम्बिनेशन 25 समझ आ रही है? अब मुझे ये बताएं जब इसको जमा करेंगे क्या बनेगा? 100 से कैंसिल, तो पीछे क्या जवाब आएगा? 50। अब मुझे ये बताएं कि अब रिकॉम्बिनेशन वैल्यू ज़्यादा है या कम है? ज़्यादा। तो अब यहाँ पे डिस्टेंस क्या आ गया है? 50। देखें, जो ही रिकॉम्बिनेशन टाइप बढ़ी तो डिस्टेंस भी सेंटर में बढ़ गया।
इसी तरह यहाँ पे वैल्यू चेंज करके चेक करते जाए, जो ही आप रिकम्बिनेशन टाइप को कम करेंगे डिस्टेंस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो इसका मतलब है जब आप इससे आप ये भी फाइंड कर सकते हैं कि किस क्रोमोसोम के ऊपर कोई भी जीन कहाँ कहाँ पे है, और वो हम रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी से ही फाइंड करते हैं। जीन की लोकाई, जीन की पोजीशन को हम फाइंड जो करते हैं किसी क्रोमोसोम के ऊपर, वो किससे फाइंड करते हैं? रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी से। तो स्टूडेंट, तो ये मेरे पास हो गया। अगर सेंटर में कोई नया जीन आए ना, फॉर एग्जांपल ये मैंने 2 का फाइंड किया, सेंटर में अगर नया जीन आए तो उसके फिर नेक्स्ट टेस्ट किए जाते हैं फर्दर, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, बट ये है कि आप ऐसे जो हैं उसकी पोजीशन फाइंड कर सकते हैं 2 क्रोमोसोम के अंदर, डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, 2 जीन के अंदर किसी भी क्रोमोसोम पे डिस्टेंस फाइंड किया जा सकता है, जीन की नंबर और जीन की पोजीशन को क्रोमोसोम के ऊपर, जो आप बायोलॉजिकल टेस्ट करवा के लिविंग ऑर्गेनिज्म के दरमियान चेक करते हैं। तो ऐसे जो है ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का। अगर आपको इसकी कहाँ से किसी जगह से भी ना समझ आए तो वो मुझसे पूछे। अब यहाँ पे एक चीज़ हम और भी पढ़ाते हैं कि जो रिकम्बिनेशन होती है ना, इससे वैरायटी बढ़ती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर वैरायटी बढ़ती है, और जो हमारे पास गैमेट रिकॉम्बिनेशन है ये बेसिकली एवोल्यूशन के लिए एक रॉ मटेरियल है, ठीक है, बेसिक है, इससे ही वैरायटी बढ़ेगी, और वैरायटी बढ़ के कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट के अंदर बेस्ट उसकी अडेप्टेबिलिटी होगी, और इन्वायरमेंट के अंदर सर्वाइव करना उसके लिए बहुत आसान होगा। ये एक छोटा सा हमारा टॉपिक था, हम इसको यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। आज के लिए थैंक यू।